नमस्कार सभी को, मैं हूं फार्मासिस्ट चंदन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया था मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ एचएपी सेकेंड का, आज उसको ख़त्म करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हमारे चैनल पे पीसी फार्मा पे अपलोडेड है। मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा उस वीडियो का लिंक, ठीक है। और इसमें हम पार्ट 2 ये बना रहे हैं जिसमें लगभग 20-25 क्वेश्चन और बचे थे और उसमें 10-12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो ये ख़त्म हो जाएगा एचएपी सेकेंड का शॉर्ट्स क्वेश्चन। और एक वीडियो लेक्चर और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बना देंगे, 30-40 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, यानी कि आपका लगभग 1.5 घंटे में पूरा एचएपी सेकेंड पेपर के पर्पज़ से आप वीडियो देख लेंगे। और आप अगर ज़रूरत है पीडीएफ की तो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा में, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मैसेज कर भी सकते हैं हमको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चीज़ें। और हाँ, अगर कोई सीनियर ये वीडियो देख रहा है तो अपने जूनियरों को प्लीज़ सजेस्ट करिए, ताकि उनका पेपर अगर अच्छा हो जाए तो वो आपको भी और ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आपका थैंकफुल रहेंगे वो, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमने यूनिट 1 का जो नर्वस सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन था वो हम लोगों ने देख लिया था। तो अब यूनिट 2 जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है उसको देखना है हम लोगों को, ठीक है भैया। तो ये चीज़ें कवर करते हैं फटाफट। और आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, पानी पीना है तो पानी लेके बैठ जाइए, ताकि और साथ साथ दोहराते जाइएगा। जब मैं ऐसे अगर कवर करता हूँ क्वेश्चन आंसर को तो आपको साथ साथ बोलना है या फिर साथ साथ चीज़ें मेमोराइज़ करनी है, रिवाइज करनी है हमें अपने ब्रेन में, अपनी आंखों को बंद करके, है ना। समय ज़्यादा नहीं बचा है और ना ही कम है अगर हम लोग तैयारी करें तो। अभी बहुत अच्छा समय है, हम लोग के पास 10-15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं। तो अच्छे से अगर करें तो सब चीज़ें हो जाएंगी। और मैंने पहले वीडियो लेक्चर में भी बोला था और आज भी बोलूँगा कि पेपर हॉल में बैठते हुए हमारे मन में क्वेश्चन पेपर को देखते हुए ये ज़रूर ख्याल आना चाहिए, वाह क्या सीन है क्योंकि पेपर के लिए हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और करना ही पड़ेगा सबको, ठीक है भैया। बैकवर्ड का कोई चक्कर नहीं है, ठीक। चलिए तो अब शुरू करते हैं, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। चलिए ये तो आप लोग भी कहेंगे बहुत पकाते हैं भैया। तो यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। इसके आंसर जो हैं, तो आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। चलिए फटाफट आंसर देखेंगे और यहीं पे क्वेश्चन पेपर रख लेते हैं। चलिए देखते हैं आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, दिख रहा है। तो इसमें देखिए आउटलाइन का मतलब एक चार्ट की तरीके से आप बताइए कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आखिर पाचन होता कैसे है, ठीक है। तो बना देते हैं हम लोग चार्ट की तरह आउटलाइन ऐसे करके एरो वाइज, ठीक है। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड 6 एक्टिविटीज़। जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेना है, ध्यान से सुनिए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड 6 एक्टिविटीज़। इसमें 6 क्रियाएं होती हैं पाचन की प्रक्रिया में। कौन कौन से हैं? इंजेशन, जब हम मुंह से खाने को अंदर की तरफ निगलते हैं, ठीक है, तो उसे इंजेशन बोल देते हैं, ठीक। एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा हम लोग, अगर ऐसे बना लें, ठीक। नीचे आएंगे फिर क्या होगा, स्टमक का स्ट्रक्चर आ जाता है समझने के लिए भैया, ठीक है ना। और यहाँ पे हाथ वाला पोर्शन छोड़िए। तो इंजेशन हम लोग एकदम देख लेते हैं सीक्वेंस से। इंजेशन यानी कि जब हम इंटर कराते हैं भोजन को माउथ में तो इंजेशन बोलते हैं। प्रोपल्जन, जब उसके आगे जब चीज़ें खाने को जो हम ऐसे निगलते हैं जिब्स की सहायता से, तो उसे प्रोपल्जन बोल रहा है। और उसके बाद या फिर पूरा जो मतलब निगलना, ये सब प्रोसेस प्रोपल्जन कहलाता है। फिर मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन, वहीं पे जब मुंह में ही मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन होता है। मुंह में फिजिकल से क्या मीन है, जब हम चबाते हैं चीज़ों को तो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं तो उसे फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन बोल देते हैं। फिर उसके बाद जब आगे निगल लेते हैं हम तो उसे केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। केमिकल डाइजेशन से क्या मीन है कि जब उसे केमिकली तोड़ा जाता है, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि पूरा इतना ढेर सारा खाना खाते हैं और उसमें फीकस के रूप में ढेर सारी चीज़ें निकल जाती हैं, फीकस यानी मल के रूप में।
तो आखिर निकला क्या खाने में से? तो केमिकल ही तो निकला उसमें से। तो केमिकल जो अवशोषित कर लिया जाता है और उसके अगर बड़े मॉलिक्यूल हैं जैसे कार्बन 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 ऐसे 5 7 8 कार्बनों से मिलकर बना है, तो इसे छोटे छोटे ब्रेक कर देंगे, 2 कार्बन में तोड़ देंगे, 4 कार्बन में तोड़ देंगे, तो ये केमिकल डाइजेशन हुआ ना। तो वैसे ही केमिकल डाइजेशन होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन और डिफेक्शन, यानी 6 स्टेज कौन कौन से हैं? इंजेशन, प्रोपल्जन, उसके बाद केमिकल केमिकल नहीं, केमिकल तो बाद में आता है। इंजेशन, प्रोपल्जन, फिर फिजिकल डाइजेशन, फिर केमिकल डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिफेक्शन। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषित कर लेना, आंत में जब सोख लिया जाता है जो भी पोषक पदार्थ है। और डिफेक्शन मतलब जब सोखने के बाद सब चीज़ें बाहर निकल जाती हैं मल के रूप में, तो उसे डिफेक्शन कह देते हैं। तो डाइजेशन के कितने प्रक्रियाएं, कितने स्टेज हैं या कितने प्रक्रियाएं हैं? 6 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन डाइजेस्टिव सिस्टम? HCl का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो देख लेते हैं फटाफट। रोल ऑफ HCl इन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप भी जानते हो वैसे जनरली कि HCl जो है, जो अम्ल निकलता है वो हमारे पेट में खाने को पचाने का काम करता है, मेनली प्रोटीन वगैरह को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का। तो वही सब चीज़ें बस लिख देना है। रोल ऑफ HCl इंक्लूड HCl एक्टिविटी द एंजाइम पेप्सिन विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रोटीन डाइजेशन। HCl जो है एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है एंजाइम पेप्सिन को एक्टिव करता है, क्योंकि यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसे एक्टिव करता है। जैसे आप लोग इनएक्टिव थे, पेपर का डेट आ गया, अब आप लोग एक्टिव हो गए, वाह भैया पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें हो तो आप ही, लेकिन कुछ ऐसा बीच में आया जिसकी वजह से आप लोग एक्टिव हो गए। तो यही HCl का काम है, पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। तो ये किस इनएक्टिव फॉर्म में रहता है? पेप्सिनोजन फॉर्म में रहता है, और HCl आया और पेप्सिन बना दिया। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। इट किल्स द जर्म्स दैट मे हैव इंटर इन आवर स्टोमक विद फूड। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर जर्म्स जो बोलते हैं उनको मारने का काम करता है, जो भी स्टोमक में खाने के साथ इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इट प्रोवाइड एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर को बनाए रखता है। HCl मेनली प्ले इन डाइजेशन बाय एक्टिवेटिंग द एंजाइम्स। HCl मुख्य रूप से एंजाइम को एक्टिवेट करके पाचन में मदद करता है। ठीक है भाई, तो समझ आ गया ना। HCl जो है पेप्सिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन से एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश द फंक्शन ऑफ सलाइवा एंड नेम ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। हमें सलाइवा के फंक्शन बताने हैं और सलाइवा के नाम बताने हैं। देखो 2 क्वेश्चन एक ही में इंक्लूडेड है, यानी कुछ भी पूछे आपको लिख के आना है। समझ आ रही बात है ना? ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है। फंक्शन ऑफ सलाइवा, लार का जो है, हमारे जो मुंह में लार बनता है, जो पानी नुमा एक फ्लूइड है, उस ढेर सारी चीज़ें उसमें घुली भी रहती हैं, तो उसका आखिर क्या कार्य है? ऐसे तो फालतू में है नहीं। तो देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को पचाना। एक्ट एज एंटीमाइक्रोबियल की तरह काम करता है। एंटीमाइक्रोबियल यानी कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें टर्म्स पढ़ लिया था। माइक्रोब से किल करने वाली चीज़ों को एंटीमाइक्रोबियल बोलते हैं। तो जो सलाइवा है वो किल करने का भी काम करता है। ठीक है। लुब्रिकेशन ऑफ फूड और ओरल कैविटी, ये लुब्रिकेंट यानी मुलायम रखने का काम करता है हमारे मौखिक गुहा को, और भोजन को मुलायम करता है, जिससे आसानी से हम निगल सकते हैं, अंदर की तरफ ढकेल सकते हैं जीभ की सहायता से। समझ आ रही बात। प्रोवाइड सेंस ऑफ टेस्ट बाय सोल्युबलाइजिंग द फूड, और सलाइवा की वजह से ही कहीं ना कहीं हम भोजन को सेंस कर पाते हैं कि ये कैसा है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है ना। क्योंकि जब आसानी से घुल जाता है उसमें, तो आसानी से हमारे जो टेस्ट बड लगे हुए हैं जीभ पे, उससे हमें पता चल जाता है चीज़ें। फिर है ओरल पीएच बफरिंग, और ये पीएच को मेंटेन करता है हमारे मुख में, ना एसिडिक होने देगा ना बेसिक, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। नेम ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड के नाम क्या क्या है भैया, देख लीजिए। मेनली 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, 3 जोड़ी मुख्य रूप से सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। पैरोटिड, जो हमारे आंखों के नीचे जबड़ा जहाँ है पोर्शन, वहाँ पे स्टार्टेड है। ठीक है, दांत ऊपर वाले जबड़े के ऊपर है लगभग, वहीं पे पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल, जीभ के बगल में यानी गाल के पास में है, नीचे वाले जबड़े के गाल के पास में। ठीक है भैया। उसके बाद सब मैंडिबुलर, हमारे नीचे मैंडिबल हड्डी, जो नीचे वाला जबड़ा होता है, ठुड्डी जिसे बोलते हैं, तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया दांत का, ये नीचे। तो ये नीचे जो है ना, जिसे सबसे मजबूत हड्डी बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम में आपने लोगों ने पढ़ा था, तो वहीं पे पाया जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ये चीज़ें हैं। 3 जोड़ी पाई जाती है, कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड,
या पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड और तीसरा है सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। ओके ओके ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेस्टिव सिस्टम, मुख का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में। तो देख लेते हैं, दीज रोल्स आर इंक्लूडेड ऑफ माउथ इन डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये शुरुआती हिस्सा होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, पाचन तंत्र का या पाचन नली का, ठीक है। बाई इट फूड इंजेशन इज ईजिली पॉसिबल, इसके सहायता से ही खाना जो है आसानी से हम इंजेशन यानी कि अंदर मुख के अंदर इनहेल कर पाते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद है डाइजेशन स्टार्ट इन आवर माउथ व्हेन वी चीव, जब डाइजेशन जो है पाचन जो है हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है जब हम भोजन को चबाते हैं, ठीक है। इन माउथ सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट बाई इट डाइजेशन इजिली अकर्स, मुख के सहायता से या फिर मुख में प्रेजेंट जो सैलिवरी ग्लैंड है इसके सहायता से पाचन जो है आसानी से हो पाता है। अब देखिए यहाँ पे माउथ का क्या रोल है, सैलिवरी ग्लैंड पाचन करवाता है, लेकिन मुख है तभी तो सैलिवरी ग्लैंड है ना भैया, तो ये चीज़ें हैं। फिर है स्पीकिंग अदर देन डाइजेस्टिव सिस्टम, बोलना, ये सब चीज़ें भी मुख का ही काम है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ अलग है, क्योंकि पाचन में गूंगा व्यक्ति का भी तो पाचन होता ही है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये सब काम है, पाचन में मदद करता है, इसकी वजह से आसानी से भोजन हम निगल सकते हैं, इसकी वजह से आसानी से हम बोल सकते हैं, और इसी में सैलिवरी ग्लैंड जो है लार ग्रंथि भी उपस्थित होता है, ठीक। ओके, अब आगे फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ CCK, जिसे कोलेसिस्टोकाइनिन बोलते हैं, एंड सिक्रिटीन इन इंटेस्टाइनल फेज ऑफ डाइजेशन। CCK ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन है इसका क्या भूमिका है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और सिक्रिटीन का, ठीक है ना, या पाचन तंत्र में क्या क्या भूमिका है देख लेते हैं। देखिए, रोल ऑफ CCK या कोलेसिस्टोकाइनिन इसका फुल फॉर्म है, और रोल ऑफ सिक्रेटिन इज आल्सो सेम एज CCK, यानी कि दोनों का लगभग जो है क्या है, सिमिलर है काम। देख लेते हैं क्या है। इट प्ले ए फंडामेंटल रोल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये जो है एक मुख्य या फिर बहुत बेसिक काम जो होना ही चाहिए वो पाचन तंत्र में करवाने का काम करते हैं CCK और सिक्रेटिन। दीज कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल, इनके वजह से प्रोडक्शन और सिक्रीशन बाइल का कंट्रोल होता है, जो बाइल जूस होता है, पित्त रस जिसे बोलते हैं। CCK स्टिमुलेट द गाल ब्लैडर टू कंट्रैक्ट, CCK जो है गाल ब्लैडर जो पित्त की थैली पाई जाती है लीवर के जस्ट नीचे, तो उसको ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, उसमें कोई चीज़ भरा है तो बाहर आ जाएगा पाइप के सहायता से, तो वो चीज़ें यही करवाने का काम करता है CCK, ठीक है। तो ड्यूडेनम में वो चीज़ें सिक्रेट हो जाती हैं। रोल ऑफ सिक्रेटिन वही है सेम, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ बाइल एंड एंजाइम इन ड्यूडेनम इट टू हेल्प डाइजेशन एंड फूड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये दोनों जो है CCK और सिक्रेटिन भोजन को पचाने में और उसके एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं या जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख लिया जाए अगर क्वेश्चन, तो अगला है आपका, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है, तो देख लेते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट का सीधे मतलब ये है ना भैया कि जब हम सोते वगैरह हैं, रेस्ट करते हैं, तो आखिर हमारे शरीर को कितनी कम मात्रा में या कितनी मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है अपने अंगों को जिंदा रखने के लिए, तो उसी को BMR कर देते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक, समझ आ रही बात। बेसल मेटाबॉलिक का रेट मतलब है कि जब हम एकदम रेस्ट अवस्था में होते हैं तो भी तो हमारी शरीर तो काम ही कर रही है, भले हम शरीर से काम लें चाहे ना लें, शरीर के अंदर तो और अंग काम कर रही है ना, सांस लेना छोड़ना, किडनी अपना काम कर रही है, और क्या बोलते हैं हार्ट अपना काम कर रहा है, ये सब चीज़ें अपना काम कर रही हैं, पाचन हो रहा है, तो आखिर उस अवस्था में कितनी मात्रा में ज़रूरत है एनर्जी की, उसी को BMR बोलते हैं। तो लिखा है दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन वाइटल फंक्शनिंग विद इन द बॉडी एट रेस्ट टाइम, हमारे शरीर को कितनी मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता है ताकि वो वाइटल फंक्शनिंग जो जैविक कार्य है जो होना ही चाहिए शरीर में, सांस लेना छोड़ना, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब होना ही चाहिए, उसको करने में इसे कितना एनर्जी लग रहा है रेस्ट टाइम पे, जब हम बैठे हों सोए हों, तो उसी को BMR कह देते हैं। जैसे कि रिस्पायरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान, ब्लड सर्कुलेशन, नर्व फंक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारा टेम्परेचर भी हरदम रेगुलेट हो रहा है, किडनी फंक्शन, अदर सेलुलर एक्टिविटी, या फिर सिंपल में और कुछ बोल सकते हैं, BMR इज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शन एट रेस्ट। BMR जो है वो नंबर ऑफ कैलोरी है जो हमें ज़रूरत होती है
रेस्ट अवस्था में, जब हम बैठे उठे रहते हैं उस अवस्था में काम करने को हमारे शरीर के। ठीक है, इसमें फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है, एक बार बस देख लीजिएगा, बहुत रेयर केस में पूछ देता है, नहीं तो आपको पूछेगा नहीं। मिफिन्स एंड एस.टी. जोसेफ इक्वेशन है एक, तो इनका है मैन के लिए, मैन इक्वल टू 10 इंटू वेट इन केजी ब्रैकेट में प्लस आगे फिर ब्रैकेट में है 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, जो भी व्यक्ति है उसका सेंटीमीटर में हाइट कितना होना चाहिए, जैसे लगभग मेरा 170-71 है, ठीक है, 171 सेंटीमीटर, माइनस करके फिर 5 इंटू एज इन ईयर, लगभग एज 22-23 जो भी हो आपका 25 है तो वो लिख देंगे, प्लस 5, ये करके सब चीज़ें रख के उसके बाद कर देंगे गुणा भाग जो भी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये हो गया BMR का फार्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ लीवर पूछ देता है पेपर में कभी कभी भैया कि फंक्शन ऑफ लीवर बता दीजिए हमें, तो देखिए उसको देख लेते हैं, मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक है, उसके बाद डिफाइन द टर्म, उसके बाद डिस्कस अबाउट ब्रश बॉर्डर एंजाइम। तो देख लेते हैं फटाफट क्या चीज़ें पूछ रहा है आखिर। चलिए तो देख लेते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। ये लीवर का काम क्या क्या है? सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस विच इज़ नीडेड फॉर डाइजेशन। बाइल जूस जो पित्त रस है उसका सिक्रीशन कराता है और जिसका ज़रूरत होता है पाचन में। ठीक, ओके, ठीक, तो देखिए पाचन में करता है, एक काम हो गया। स्टोरेज ऑफ मैनी विटामिन्स एंड मिनरल्स, ढेर सारे विटामिन्स को और मिनरल्स खनिजों को हमारे शरीर में स्टोर करने का काम, या इन्हीं में स्टोर होते हैं लीवर में। विटामिन ए, विटामिन B12, D, E, K ये सब स्टोर होते हैं, और मिनरल्स में आयरन का पर ये सब लीवर में स्टोर होते हैं। तो 2 काम हो गया, लेकिन और चीज़ें जान लेते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, ड्रग लाइक पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन। देखो बोलते हैं ना अल्कोहल पीने से, शराब पीने से लीवर खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि जितने अल्कोहल पिएंगे उतने ज़्यादा हमारे लीवर को काम करना पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल हमारे लिए जानते हो नुकसानदायक है। तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए, पचा के बाहर निकालना है, चाहे जैसे भी, मूत्र के रास्ते और पसीनों के रास्ते, इन सब चीज़ों के रास्ते, तो इतना ज़्यादा लीवर को काम करना पड़ता है ना भैया कि वो ख़राब हो जाता है, उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो ये सब काम करने का भी काम लीवर ही करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, टॉक्सिक चीज़ों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, ये सब भी काम लीवर ही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था डिफाइन द टर्म डाइजेशन। डाइजेशन क्या है उसको देखना था। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंज्यूम्ड फूड इज नोन एज डाइजेशन। जो एक ऐसी प्रक्रिया जो खाने को तोड़ना और एब्जॉर्प्शन करवाना, उसे पचाना या अवशोषित कर लेना, कि शरीर में जो चीज़ें चाहिए वो ले लेना, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंज्यूम्ड फूड इज नोन एज डाइजेशन। ये जो पॉसिबल है 2 प्रोसेस के वजह से, मैकेनिकल ब्रेक डाउन जिसे फिजिकल भी बोल रहे थे, फिजिकल डाइजेशन। अभी हम लोग जब आउटलाइन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस देखे थे तो उसमें देखे थे मैकेनिकल ब्रेक डाउन या फिर फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम का ही, ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ये क्या है? ब्रश बॉर्डर एंजाइम क्या है? ये समझ आ रही है ना? बॉर्डर मतलब कहीं पे एकदम मतलब मुहाने पे ही खड़ा है, ये ऐसे है ना, किनारे पे। तो एक एंजाइम ऐसा है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय सेल नोन एज इंट्रोसाइट। यह एक प्रकार का एंजाइम है जो कि उत्पन्न होता है इंट्रोसाइट, यानी कि आंत के कोशिकाओं से सिक्रीट होता है, फ्रॉम ब्रश बॉर्डर, और आंत की कोशिकाओं से पाया जाता है, जिसे ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, उस कोशिका का नाम बोला जाता है। ए केमिकल बैरियर बाय विच फूड मस्ट पास टू बी एब्जॉर्ब्ड। एक ऐसे केमिकल बैरियर हैं, ये रोकने का काम करते हैं या फिर आने जाने देने का काम करते हैं, जिससे भोजन जो है एब्जॉर्ब हो पाता है। अब ऐसी बात तो सही बात है ना, कुछ रोकने वाला होना चाहिए, नहीं तो सब चीज़ें घुस जाएंगी हमारे ब्लड में। तो ये रोकने का काम करते हैं, कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही अंदर बाहर आने जाने देते हैं। ओके, फिर है, इसी को लिख देते हैं और आगे, दे हेल्प इन फाइनल स्टेज केमिकल डाइजेशन। ये मदद करते हैं केमिकल डाइजेशन में। केमिकल डाइजेशन यानी कि जो भी केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसको तोड़ना, मतलब अगर बहुत ज़्यादा है तो वो जाहिर सी बात है, बड़ा है तो वो इंटर होगा नहीं, पाचन होगा नहीं, उसका अवशोषण होगा नहीं। आफ्टर इट्स फंक्शनिंग द फूड आर कैपेबल टू एब्जॉर्ब, और इसके बाद ही जो भोजन होता है वो एब्जॉर्ब होने लायक हो जाता है। ओके, अब यूनिट 3 देखना है, रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित 2-4-6 क्वेश्चन जो भी पूछता है। ठीक है ना, आसानी से बस एकदम समझ लेते हैं, छोटा छोटा जल्दी जल्दी समझते हैं। ठीक, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी इसका क्या मतलब है? यानी कि ये पूछ रहा है हमारे लंग्स से संबंधित। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स की मेनली बात होती है, आप समझते हैं। तो लंग्स को अगर ऐसे दिखा दिया जाए, ये सब चीज़ें है ना, ऐसे पोर्शन, अगर ये मान लो यहीं पे, यहाँ पे लंग्स है मान लो,
यहाँ पे लंग्स है। ओके, समझने के लिए बस हम लोग बना रहे हैं। तो ये नॉर्मल उसकी रेंज है, ठीक, जो भी है, ठीक, ये नॉर्मल रेंज है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यू कैन फोर्सफुली एक्सहेल फ्रॉम योर लंग्स आफ्टर फुल्ली इनहेलिंग। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि ज़्यादा मात्रा में जो हवा है उसको हम प्रेशर लगा के, बल लगा के एक्सहेल कर सकें। एक्सहेल और इनहेल, एक्सहेल मतलब बाहर निकालना और इनहेल मतलब अंदर लेना। यानी कि वाइटल कैपेसिटी आर दोज कैपेसिटी इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यू कैन फोर्सफुली एक्सहेल फ्रॉम योर लंग्स आफ्टर फुल्ली इनहेलिंग। जब हमारा लंग्स पूरी तरीके से भरा हो तो उसमें से जितना भी हम बल लगा के पूरी तरीके से बाहर निकाल पाएँ एयर, उसी को हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे हमने खींच लिया, छोड़ दिया, है ना, तो ये चीज़ें हैं। इट्स कैपेसिटी इज अप्रॉक्स 5000 ml। ये लगभग हम 5 लीटर तक छोड़ सकते हैं। 5 लीटर, दोनों लंग्स की बात हो रही है। लगभग हम बाहर 5 लीटर हवा छोड़ सकते हैं, एडल्ट की बात हो रही है। ओके, वाइटल कैपेसिटी समझ आई? जितनी मात्रा में हम ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ सकें उसे वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं एयर को। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन इनहेल ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रेथ एट रेस्ट। जब एक इंसान है रेस्ट अवस्था में, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम आराम से, ठीक है भैया, ठीक, तो एक ऐसा तो है नहीं तेजी से हम सांस ले रहे हैं है ना, तो वो नॉर्मली तो हम सांस ले रहे हैं, तो जो नॉर्मली सांस हम ले रहे हैं उसी को टाइडल वॉल्यूम बोल देते हैं, जिसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml, है ना। तो ऐसा वॉल्यूम जो मेजर किया, नापा गया है, अमाउंट ऑफ एयर पर्सन इनहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रेथ एट रेस्ट। जब हम लोग रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, एकदम सोए हैं, चाहे आराम से बैठे हैं, तो उस समय जो हमारी सांस लेने की दर है या सांस लेने की जो वॉल्यूम है वो 500 ml होती है, तो उसी को टाइडल वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है, वाइटल समझ आया, टाइडल समझ आया। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी वर्सेस टोटल लंग्स कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी आप समझ ही चुके हो, जो हम तेज़ी से छोड़ सकें, ठीक है ना, हवा को जितना छोड़ सकें बल लगा के, उसे वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वो 5000 ml था, अभी हम लोग पढ़े थे। और टोटल लंग्स वाला समझ लेना, द मैक्सिमम एयर इनहेलिंग और मोर इफर्ट ऑफ इंस्पिरेशन। जब जितनी मात्रा में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम हवा को इनहेल कर सकते हैं, अंदर इनहेल कर सकते हैं, सांस को ले सकते हैं, उसी को हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। और दोनों अपोजिट हैं। देखो, वाइटल कैपेसिटी जब हम ज़्यादा मात्रा में, जितनी ज़्यादा मात्रा में इस हवा को छोड़ सकें बाहर एयर को, और टोटल लंग कैपेसिटी में जितनी ज़्यादा मात्रा में हम ले सकें। तो ये है 5000 ml इसकी कैपेसिटी, और टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC जिसे शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है 6000 ml है। दोनों लंग्स की बात हो रही है। ओके, ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स है, आपको याद होने चाहिए, पूछ देता है 2 नंबर में। रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या है? ये भी लंग्स से संबंधित है। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब हम तेज़ी से सांस छोड़ देते हैं, जब हम फुल अच्छे से एकदम सांस छोड़ देते हैं सांस लेने के बाद, तो जितनी मात्रा हमारे लंग्स में बच जाती है हवाओं की, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। क्योंकि अगर एक गुब्बारा की तरीके से हमारा लंग्स है, ऐसे गुब्बारे की तरह, है ना, तो अगर इसमें पूरी सांस निकल जाएगी तो ये एकदम ऐसे चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो ये मेम्ब्रेन है, म्यूकस तरीके से, तो चिपचिपा जो चीज़ें हैं वो फिर छूटेंगी नहीं, तो पता चलेगा हमारा लंग्स जो कोलैप्स कर जाएगा, जाम कर जाएगा, हम मर जाएंगे सीधे सीधे। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम है हवा का जो रिमेनिंग मतलब बचा होता है लंग्स में आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुली एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब अंदर लेना सांस को, एक्सपायरेशन मतलब छोड़ना, उसी को दूसरे शब्द में था इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, है ना। तो जितनी मात्रा छोड़ने के बाद हवा के नॉर्मली बच जाता है उसी को रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। ये लगभग 1200 ml से 1500 ml तक हो सकता है। दोनों लंग्स की बात हो रही है, यानी कि 600 ml एक में। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इसी में डिफाइन करना था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या है भैया, इसको डिफाइन करना है। IRV इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। अच्छा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये एक ऐसी वॉल्यूम है, मात्रा है, जब हम ज़्यादा मात्रा में हवा को इनहेल कर लिए हों, ठीक है ना। कब? जब हम सामान्य मात्रा में हवा को इनहेल किए हों, यानी कि सामान्य मात्रा में जब हम टाइडल वॉल्यूम जैसे 500 ml ले रहे थे ना, अभी हम लोग सामान्य जब एयर लेते हैं तो रिस्पायरेशन करते हैं, खींचते हैं हवाओं को अंदर लेते हैं, तो 500 ml खींच पाते हैं। तो उसके बाद कितनी मात्रा में और खींच सकते हैं, कितनी हवा सांस ले सकते हैं, एयर भर सकते हैं, उसी को रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। समझ आ रही बात? IRV जो है इंस्पायरेटरी है, रिस्पायरेटरी नहीं है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम सांस लेने के बाद फिर जितनी मात्रा में सांस ले सकते हैं उसी को IRV बोलते हैं। तो ये कितना ले सकते हैं? 300
सॉरी 3100 ml, लगभग 3100 ml ले सकते हैं, यानी दोनों में लगभग 1500-1550 ml हम सांस एक एक लंग्स में भर सकते हैं सांस लेने के बाद भी। अस्थमा और न्यूमोनिया को डिफाइन करना है। तो अस्थमा जो क्या होता है, अस्थमा आपने सुना होगा, वो पंप लेते हैं, सांस फूलने लगता है, ये सब दिक्कतें होती हैं। तो अस्थमा इज ए हाइपर रिएक्टिव हाइपर सेंसिटिविटी लंग्स एयरवे डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा एक जो हाइपर रिएक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने लगे हमारे लंग्स वंग्स में, तो भी दिक्कत है। फालतू कुछ भी धूल आया तो भी रिएक्शन होके एकदम खुजली होने लगे, जलन होने लगे, खांसी आने लगे, सांस फूलने लगे, तो दिक्कत है। वही अस्थमा है, हाइपर रिएक्टिव लंग्स एयरवे डिसऑर्डर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में ये मेनली होता है। ओके, सिम्टम क्या आते हैं, कफिंग आएगा, विजिंग घरघराहट होगी, इरिटेशन खुजली वगैरह होगा, ब्रेथलेसनेस सांस लेने में दिक्कत होगी, म्यूकस प्रोडक्शन, वहाँ पे म्यूकस बनने लगा जिसे बलगम बोलने लगते हैं। न्यूमोनिया क्या है, इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स विच में फिल फ्लूइड और पस। ये एक इन्फेक्शन है न्यूमोनिया, जो कि हमारे दोनों तरफ के झिल्ली को, मतलब एल्वियोली, शाखाएँ, इन सब में झिल्लियों में सूजन हो जाए, या तो ये एक लंग में हो सकता है या दोनों लंग्स में हो सकता है, फेफड़ों में हो सकता है, जिसमें होता क्या है, फ्लूइड भर जाएगा, तरल पदार्थ भर जाएगा और पस मवाद वगैरह बनने लगेगा। इट मेनली अकर्स इन इन्फेंट और चिल्ड्रन एंड पीपल ओवर 65 ईयर ओल्ड। और न्यूमोनिया मेनली जो है छोटे बच्चों में होता है, या फिर लोग जो 60-65 साल की उम्र से ज़्यादा के हो गए हैं उनको होता है। ओके, तो अगला तीसरी यूनिट का ये अगला पार्ट है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या पूछ दिया है भैया, यूरिनरी सिस्टम में। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट यानी एकदम पूरी तरीके से एकदम एग्जैक्ट कितना प्रेशर होता है। तो ये बात हो रही है फिल्ट्रेशन की। आपको पता है कि हमारा किडनी का काम ही फिल्टर करना है, तो वो आखिर फिल्टर करता है तो कितना प्रेशर लगता है, तो वो आपको 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। तो द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर NEP इज़ द टोटल प्रेशर दैट प्रमोट फिल्ट्रेशन इज एज फॉलो। जो NEP है, ये जो है टोटल प्रेशर है जिसके वजह से हमारे फिल्ट्रेशन हो पाते हैं किडनी में। ओके, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज द टोटल प्रेशर दैट प्रमोट द फिल्ट्रेशन इज एज फॉलो। क्या इसमें क्या क्या होता है, अगर ऐसे दिखाया जाए तो NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू GBHP माइनस CHP प्लस BCOP। ये सब आपको याद रहे तो लिख दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ डिफिनीशन लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं। ओके, हाँ, तो देखिए ये वैल्यूम कितना है इसकी, प्रेशर mmHg में प्रेशर नापा जाता है, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी, ये Hg है, 55 है, और ये 15 + 30, और यहाँ पे NFP इक्वल टू 10 mmHg बचता है। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म उसका लिख दिया गया है, आप देख लीजिएगा, PDF में लिखा रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, ये भी 2 नंबर में पूछ देता है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना। NFP आपने समझा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसमें यानी टोटल प्रेशर दैट प्रमोट द फिल्ट्रेशन इज एज फॉलो। टोटल प्रेशर हमारे किडनी में जो ब्लड का हो, चाहे ग्लोमेरुलर का हो, जो बाउल्स होता है छोटा सा नेफ्रॉन, हम लॉन्ग क्वेश्चन में उन चीज़ों को समझा देंगे, स्ट्रक्चर वगैरह, क्योंकि पूछता है, ठीक है ना। तो वो था टोटल जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो पा रहा था। और GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। द वैल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाई बोथ किडनी इज़ 1 मिनट इज कॉल्ड GFR। जितनी मात्रा में फिल्ट्रेट निकलता है, फिल्ट्रेट यानी कि ऐसे आपने छन्नी लिया, छन्नी में जितनी पानी भरा या कुछ भी डाला, जूस डाल दिया, जितनी मात्रा में नीचे निकल चुका उसी को फिल्ट्रेट बोलते हैं, छन के निकलने वाला। तो पर मिनट में दोनों किडनी से जितनी फिल्ट्रेट निकलते हैं, यानी कि ब्लड छन के निकलता है, उसी को फिल्ट्रेट कहते हैं या फिर GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। पर मिनट में दोनों किडनी से जितनी मात्रा में फिल्ट्रेट छन जाते हैं उसी को हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यहाँ पे लिखा भी है फिल्ट्रेट कितना निकलता है, 120 ml प्रति मिनट। एक मिनट में 120 ml ब्लड पूरा छन जाएगा, यानी कि जो पूरे दिन में 180 लीटर होता है, यानी कि वही ब्लड बार बार छन रहा है। 180 लीटर हमारे ब्लड शरीर में थोड़ी है, लेकिन वही बार बार छन रहा है, तो इसलिए उसे 180 लीटर एक दिन में हमारे किडनी छान देते हैं। सोचो इतना, अगर एक नॉर्मल छन्नी से भी छाने तो छन्नी खराब हो जाएगा, उसका कपड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन शरीर की बनावट ऐसी है, देखिए। और यूरिन फॉर्म, लेकिन छनता तो है इतना, लेकिन उसमें से यूरिन कितना बनता है, यूरिन बनता है 1 मिनट में 1 ml, यानी कि पर मिनट में 1 ml बन जाता है, यानी ठीक है ना, 60 मिनट में 60 ml,
समझ रही बात। तो 1 लीटर पर 1 डे, लगभग एक दिन में 1 लीटर बनता है, ठीक है। ओके, आते हैं अब पूछ देता है कभी कभी ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ किडनी, किडनी का डायग्राम कभी कभी पूछ देता है। तो मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बना दिया है, आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं एकदम। अगर आपको बनाना भी रहे तो एकदम आराम से करते हैं, एकदम आराम से बना सकते हैं किडनी के स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल और इंटरनल वाले को। देखिए कैसे बना सकते हैं भैया, सिंपल ही एकदम। पेन कहाँ गए, पेन भाई इधर आ जाओ। हाँ देखिए, पेन से ही बनाइएगा, पेंसिल से बना के पेन से दोहरा दीजिएगा आप, और क्या करिएगा, ऐसे करना है बस, सिंपल ही एकदम। जैसे बोड़ा वोड़ा आपने देखा होगा, खाने वाली सब्जी है जो, है ना, तो ऐसे सिंपल ही एकदम। अगर एक्सटर्नल बना रहे हैं तो बस ऐसे कर दीजिए, बात ख़त्म। ये थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे आर्टरी और वेंस दिखा दीजिए। ये थोड़ा सा ऐसे आप या तो तिरछा ऐसे दिखा दीजिए, ओके। और यहीं पे आप दिखा देंगे यूरेटर, बस कंप्लीट। ये किडनी लिख दी, किडनी, और ये पोर्शन आपका रीनल आर्टरी और रीनल वेंस, और ये यूरेटर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है। और इस पोर्शन को आप ऐसे इंडिकेट करके दिखा देंगे रीनल हिलम, जहाँ से चीज़ें निकली होती हैं, यूरेटर और आर्टरी और वेंस, ये सब चीज़ें। और ऊपर एड्रिनल ग्लैंड दिखा देंगे। और फिर नीचे अगर इंटरनल वाला दिखाना है तो फिर सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है, सेम शेप तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी इंटरनली चीज़ें हम दिखा देंगे। तो ऐसे ले आइएगा, फिर यहीं से ये कॉर्टेक्स होता है, ऊपर 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 बाहर बाहर, ओके। ऐसे यहीं पे आपके आर्टरी निकली रहेंगी, और यहीं पे वेंस भी फैले रहेंगे ऐसे पूरी प्रॉपर, है ना। ये सब फैले रहते हैं क्योंकि यही तो ब्लड अंदर जाएगा तभी तो फिल्टर होगा, ओके। आर्टरी से जाएगा और वेंस से फिर बाहर निकल जाएगा। और यहीं पे क्या रहेगा, यूरेटर, जो पेशाब की थैली में पेशाब को ले जाएगा फिल्टर होने के बाद। और यहीं पे बने रहते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे बनाने सीख लीजिए, वहाँ पे नाम दिखा देंगे अभी, ओके। और इसी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन, सिंपल है, हो जाएगा ना। चलिए देख लीजिए, देखिए वही सेम चीज़ स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये नेफ्रॉन है जो इसमें प्रेजेंट है। इसको रीनल पिरामिड बोलते हैं, ये जो उबड़ा सा भाग हमने बनाया था हम लोगों ने। रीनल पैप्लिया बोल देते हैं इसके ऊपर वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जो है। मेडुला बोल देते हैं बीच वाले पोर्शन के पिरामिड को। रीनल कार्टेक्स, ये जो डबल लाइन दिख रहा है ये रीनल कार्टेक्स है आपका। रीनल पेल्विस है, यूरेटर है जो यूरिन को ले जाता है पेशाब की थैली तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। और रीनल वेन और रीनल आर्टरी, ओके। सिंपल, आपको PDF दे देंगे हम, मैसेज कर दीजिएगा अगर चाहिएगा तो। और वैसे भी हम अपलोड कर ही देंगे, आप लोग क्या करेंगे मैसेज करके, आप लोग बस पढ़ाई ध्यान दीजिए, ओके। ठीक है, अब देख लेते हैं रोल ऑफ RAS इन किडनी। RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, इसका किडनी में क्या रोल है। तो द रोल ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इंक्लूडेड इन रीनल रेगुलेशन, हमारे किडनी को नियंत्रित करता है, जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह को घटाता बढ़ाता है। इन कार्डियक रेगुलेशन, हार्ट के रेगुलेशन में, जैसे BP को कम ज़्यादा करना, ओके। फिर है इन वेस्कुलर फिजियोलॉजी, वेस्कुलर फिजियोलॉजी से मीन है वेजल्स को कभी कभी सिकुड़ा भी देता है और फैला भी देता है, ठीक है। तो ये हो गया 3rd यूनिट कंप्लीट। 4th यूनिट देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या क्या क्वेश्चन थे भैया, चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा है रिकॉल एनी 2 फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के 2 फंक्शन बता दीजिए हमें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड है उसको डिफरेंस बता दीजिए, अंतर। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के बारे में महत्वपूर्ण क्या है उसके बारे में बता दीजिए। इंग्लिश द फंक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स के फंक्शन बता दीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन कसिंग सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम क्या है। ये सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी कसिंग एक ऐसी बीमारी है जिसमें ढेर सारे लक्षण आएंगे, उसको बता देना है। थायरॉक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय, ये रिलीज्ड किस से होते हैं इसको बता देना है, किस सेल से। तो फॉलिकल होता है, थायराइड फॉलिकल सेल से रिलीज होते हैं, और थायराइड ग्लैंड होता है। थायरॉक्सिन जो है मेनली तो हम ये जानते हैं थायराइड ग्लैंड से निकलता है, लेकिन किस सेल से, थायराइड के थायराइड फॉलिकल सेल से निकलता है, ठीक है, ओके। तो ये देख लेते हैं फटाफट। चलिए अब देखते हैं 2 फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर कंट्रोल बाय थायराइड ग्लैंड। हमारे प्रोटीन्स जो हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी चावल वगैरह खाते हैं, फैट यानी कि जो भी तैलीय चीज़ें या मांस मछली खाते हैं, ये सब चीज़ें, तो उनको पचाने का काम करता है सीधे सीधे थायराइड ग्लैंड। और
इट आल्सो मेंटेन बीएमआर, बीएमआर को मेंटेन करता है। बीएमआर अभी बताए थे, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हम सोते वगैरह हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है टिश्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारे शरीर का डेवलपमेंट कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा थायराइड हुआ इसलिए इनका वजन बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, ये सब मेंटेन करता है। इट आल्सो रेगुलेट द नर्वस सिस्टम, एनएस नर्वस सिस्टम। ओके, अगला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन वर्सेस इंडोक्राइन, ठीक है, देख लेते हैं। मुंह दुखने लगा भैया, कोई बात नहीं, आप लोग के हाथ भी दुखेंगे पेपर में, क्योंकि याद रहेगा तो लिखते लिखते दुखेगा ना, तब मुझे सेटिस्फेक्शन होगा भैया। चलिए देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव डक्ट, सीधे सीधे जानते रहिए। एक्सोक्राइन का मतलब जो है जो बाहर चीज़ों को निकालता है हमारे शरीर से, निकालने का मतलब जो भी चीज़ें सिक्रीट कराता है, बहाता है। और इंडोक्राइन मतलब अंदर ही छोड़ देता है। तो अंदर छोड़ने के लिए, जैसे घर है तो घर में अंदर ही कोई चीज़ बहा देना है, तो ऐसे एक ही जगह पे रखो, वहीं गिर गया, बात खत्म। और बाहर निकालना है तो पाइप लगाना पड़ेगा ना घर से। तो सीधे सीधे बात है, एक्सोक्राइन ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें पाइप होती है या ट्यूब होती है, जो और इंडोक्राइन जो है उसमें कोई पाइप नहीं होती, वहीं का वहीं गिरा देते हैं। फिर जो है दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू डक्ट, जो ये चीज़ें हैं इसमें डक्ट पाई जाती हैं एक्सोक्राइन में, और इसमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। ये डक्ट पाई जाती हैं और उसी डक्ट में नली के सहायता से चीज़ों को बहाती हैं आगे की तरफ, अपना जो भी उनका बहाना रहता है। और इसमें इंडोक्राइन में ये ब्लड में ही डायरेक्ट छोड़ देते हैं, वहीं पे जाओ, जहाँ मन करे तहाँ जाओ, हमसे क्या मतलब, हम गुस्सा हैं। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है सिक्रीशन आर एंजाइमेटिक एक्सक्रीटरी स्वेट। इन जो एक्सोक्राइन में क्या क्या सिक्रीट होता है, पसीना वगैरह ये सब चीज़ें हैं, एंजाइमेटिक हो सकता है, एंजाइम्स वगैरह। और इसमें जो है इंडोक्राइन में हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एग्जांपल क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और इसमें एग्जांपल क्या है इंडोक्राइन में, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। ओके, दैट्स क्लियर। फिर अगली चीज़ें आती हैं, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीनियल ग्लैंड अभी दिया था, महत्वपूर्ण क्या है, इसका क्या महत्व है। तो पीनियल ग्लैंड सीधे सीधे जानिए ना, ये हमारे शरीर में पाया जाता है मेनली, मतलब ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन वाले पोर्शन में। और इसका काम सीधे सीधे ना, बस ये हमारे शरीर में नींद लाने का काम करता है। जब जैसे अभी इस समय दिन में क्या होता है, दिन में मेनली हम नहीं सोते हैं, क्यों, क्योंकि जानते हो जब प्रकाश रहता है ना, तो ये पीनियल ग्लैंड जो है एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स होता है जिसे सिक्रीट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ठीक है हमें नींद आती ही नहीं है, अंधेरा होता है तो ये सिक्रीट होता है मेलाटोनिन, इसकी वजह से हमें नींद आती है। और अब क्या होता है, डिसफंक्शन हो रहा है ज़्यादा लोगों को, नींद वगैरह संबंधित, अनिद्रा, ये सब चीज़ें, सरदर्द, टेंशन, क्यों, क्योंकि हम हर समय फ़ोन, टीवी, लाइट ये सब ऑन करके रख रहे हैं, चला रहे हैं, तो इसके वजह से मेलाटोनिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा। पीनियल ग्लैंड को पता ही नहीं चलता है कि रात है कि दिन है ना। और उसे जब पता नहीं चलता है तो वो हमें पता लगा देता है कि चल भैया सर दर्द हो रहा है, टेंशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, जाओ मरो। सॉरी, मरना नहीं, मतलब परेशान रहो, और क्या, कोई ना, छोड़ो। देख लेते हैं अब मेनली क्या महत्व है, तो बात समझ आ गई ना। वही यहाँ पे लिखा है, द मेन फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड इज टू रिसीव information about the state of the light dark cycle from the environment. By this information production and secretion occurs of melatonin. देखिए ये जो मेन फंक्शन इसका काम है पीनियल ग्लैंड का, ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस को, एक ऐसी अवस्था लाइट की कि आखिर लाइट जो है इन्वायरमेंट में कैसा चल रहा है, डार्क हो गया है कि अभी तेज ही चल रहा है। डार्क हो रहा है तो ठीक है, तब होता क्या है, डार्क जब होता है, अंधेरा जब हो जाता है, तो दिस इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन अकर्स बाई मेलाटोनिन। और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से जब अंधेरा पता चलता है पीनियल ग्लैंड को, तो वो मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है, विच हेल्प टू मेंटेन सर्कैडियन साइकिल। सीधे सीधे बोल सकते हैं ये जो मेंटेन करता है सोने वाली स्लीपिंग साइकिल को। ओके, फिर अगला क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के फंक्शन क्या है, तो देख लेते हैं। दीज आर द फंक्शन इंक्लूडेड टू हार्मोन्स। इसमें क्या क्या है, हार्मोन्स कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इट मेंटेन द रिप्रोडक्शन, प्रजनन भी इसी वजह होता है, क्योंकि आप जानते हो 13, 14, 15, 16 साल के साथ जब होते हैं तो महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन, ये सब निकलने लगता है, और उसकी वजह से रिप्रोडक्शन, तरह तरीके के आकर्षण, महिलाओं पुरुषों की तरफ, पुरुष महिलाओं की तरफ, ये सब होने लगता है ना। तो हार्मोन्स की वजह से होता है। बाय इट प्यूबर्टी अकर्स प्रॉपरली, इसी की वजह से जो है जवानी या फिर जवान होना स्टार्ट हो जाता है हमारे शरीर उचित तरीके से। इट मेंटेन कॉग्निटिव, मेंटल फंक्शन एंड मूड, ये जो मेंटेन करते हैं हमारे मेंटलिटी को, हमारे जो सोचने की क्षमता है, और मूड को, जो हमारा अच्छा व्यवहार है या गंदा व्यवहार है, चाहे मतलब खुश हूँ, दुखी हूँ, ये सब चीज़ें। मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, भोजन को भी ये पचाने का काम करते हैं सीधे सीधे। ओके,
अब आते हैं अगला क्वेश्चन, इस चीज़ें हैं रिलीज बाय थायराइड फॉलिकल सेल, वही अभी क्वेश्चन था ना कि किससे रिलीज होता है, तो थायराइड फॉलिकल सेल से थायरॉक्सिन रिलीज होता है, और किस ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से। ओके, फिर है अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन इधर है आपका, देख लेते हैं। ये बस यही भैया बचा है, 5-6 मिनट और लगेगा, तो परेशान मत होइए, 50 मिनट तक कंप्लीट। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो लेक्चर, क्या करूँ, समझाना ही पड़ता है ना, नहीं समझाऊंगा तो कहेंगे सर जी तो समझा भी नहीं पाते हैं। चलिए कोई ना। 7th, डिफाइन ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन ग्लैंड और राइट द नेम ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी। ये 2 क्वेश्चन है। तो डिफाइन करना है ऑटोक्राइन को। ऑटोक्राइन क्या है, सीधे सीधे मतलब समझिए, स्वयं को ही जो बहा दे या स्वयं के पास ही बहा है। क्राइन मतलब सिक्रीट करना, ऑटो मतलब सेम। तो ऑटोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस हार्मोन दैट एक्ट ऑन देयर ओन ग्लैंडुलर सेल्स। ऑटोक्राइन ग्लैंड जो है एक ऐसे ग्लैंड ग्रंथि होती हैं जो हार्मोन्स उत्पन्न तो करेंगे लेकिन वो खुद पे ही वो काम भी करवाएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद पे ही कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मेंटली ग्रोथ हो रही है। समझ आ रही बात आपको? ओके। तो ये एग्जांपल खैर छोड़ो। तो एक सेल से जो खुद उससे कुछ चीज़ें निकलती हैं और खुद के ही अगल बगल की चीज़ें जो उसी का जो अंग है उसी पे बस काम कर रहा है, तो उसी को ऑटोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स है जो जिसका काम है शरीर में मेनली ये काम करता क्या है, ये खुजली करवाने का, दर्द करवाने का, सूजन करवाने का काम करता है। तो जहाँ से सेल से निकलेगा ना वहीं के सेल्स को फिर से सूजन वगैरह खुजली वगैरह करवा भी देगा। देखो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, यहीं से सेल से निकला और यहीं पे काम करवा रहा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सेल। पैराक्राइन ग्लैंड, पैराक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, ये जो अगल बगल के यानी कि खुद को नहीं करवाएगा दूसरे को करवाएगा। तो पैराक्राइन ग्लैंड आर ए टाइप ऑफ ग्लैंड दैट सिक्रीट हार्मोन्स इन शॉर्ट डिस्टेंस टू नियर बाई सेल। ये सिक्रीट करते हैं अपने शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटे से दूरी में ही सिक्रीट कर देंगे अपनी चीज़ों को। सोमैटोस्टेटिन ये जो है काम कर हार्मोन्स है जो डेल्टा सेल, अल्फा बीटा गामा पैनक्रियाज का सेल है वहाँ से भी निकलता है, ब्रेन से भी निकलता है, कई जगहों से निकलता है। तो ये होता क्या है, देखो एक सेल से निकला दूसरे सेल पे काम करवाएगा, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब आता है नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इनलिस्ट करना था कि जो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड आर्स, मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से देख लेते हैं। नंबरिंग किया गया, 8-9 लिखा गया। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ओवरीज इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल। इसमें से जो 9 है ना, 9 में से 2 का आप लोकेशन कम से कम कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देख रहे हैं तो मैं आशा करूंगा आप जरूर बताएंगे इसको। पिट्यूटरी, थायराइड, इन सब में से 9 में से 2 का 2 तो यहाँ पे पता ही चल रहा है, टेस्टिस और ओवरीज फीमेल में पाया जाता है। ये भी कहाँ लोकेटेड होते हैं ये आपको बताना है, 2-3 बताना है आपको मैसेज में, कमेंट्स में। ओके, ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगर आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं तो लगता है कि आप लोग मन से जुड़े हुए हैं हमसे, ऐसे नहीं फालतू में वो चलो देख लेते हैं इन्होंने कुछ बताया। तो अब देख लेते हैं लास्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, रिप्रोडक्टिव प्रजनन तंत्र है ना, जो जिसके वजह से जीव जो है उत्पन्न होता है या फिर धरती प्रेजेंट है। जैसे हम ही लोग प्रजनन हुआ तभी तो आए हैं, है ना, मेल फीमेल ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, फिर दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस, तीसरा है गिव द नेम ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद है चौथा वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल। ये तो आपको पता ही होगा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, चलिए अभी देख ही लेंगे। व्हाट इज ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, और फिर है इनलिस्ट द नेम ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन और डिफाइन द टर्म्स क्रोमोसोम, जीन, डीएनए। ठीक है, ओके, देख लेते हैं आप। बस 3 पेज बचा है भैया, धैर्य रखिए, ठीक है ना, धैर्य रखिए। चलिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, सीधे सीधे इसका अगर बात किया जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्म का बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ऐसे आप चीज़ें लिख सकते हैं, जो बोला हूँ वो भी, और ये चीज़ें भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें 4 स्टेज होते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड और स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। oogenesis, तो oogenesis क्या है, ये ओवम के बनने का प्रक्रिया है, ओवम का। तो द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis, ओके, दिस प्रोसेस नोन एज oogenesis। ये चीज़ आप देख लेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन था गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स, युग्मक, ये क्या होते हैं। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड सेल टू प्रोड्यूस न्यू हैप्लॉइड सेल। गैमेटोजेनेसिस क्या है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिप्लॉइड सेल है, ऐसे प्रॉपर ग्रोथ वाला,
ठीक है, तो इसको हैप्लॉइड में बदल देता है, ऐसे एक एक में। यही तो होता है शुक्राणु वगैरह, स्पर्म वगैरह का जब क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, तो 1 से 2 बनेंगे और दूसरे से 4, यही तो होता है ना। ओके, तो इसी को गैमेटोजेनेसिस बनते हैं, यानी गैमेट्स को, यानी कि सीधे सीधे बोल सकते हैं ओवम और स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोलॉजी बोलते हैं, सॉरी गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इन ह्यूमन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रेजेंट। देखो 2 प्रकार के गैमेट्स प्रेजेंट हैं, मेल में स्पर्म पाए जाते हैं और फीमेल में ओवम पाए जाते हैं। बात खत्म। चलिए दूसरा पेज और तीसरा पेज खत्म करते हैं सिस्टम को। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि अनियमितता या फिर बीमारी हो सकती है, सीधे सीधे बोल सकते हैं, मेल में और फीमेल में। देखिए मेल इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंसी, यानी कि मतलब उनमें प्रजनन की कमी आ जाएगी, ये सब चीज़ दिक्कत हो जाएंगी, उनका स्पर्म जो है बेटर नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, ये सीधे सीधे मीन है इम्पोर्टेंसी, ठीक है ना। उसके बाद है टेस्टिकुलर कैंसर, टेस्टिस में जो वृषण कोष होता है उसमें कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट डिजीज़ हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। इपिडिडाइमेटिस, ये इस टेस्टिस में वृषण में पाया जाता है। हम लोग ऐसे टेस्टिस को बनाते हैं ऐसे कुछ ऐसे इस टाइप से, अगर तो इसमें जो है ये पाई जाती है, ये ट्यूब्स होती हैं, उसमें अगर सूजन आ जाए तो इपिडिडाइमेटिस बोलते हैं। और हाइड्रोसील आप जानते हैं, जो टेस्टिस है उसका साइज़ बढ़ जाना, उसको हाइड्रोसील बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब मेल में हो सकते हैं और भी ढेर सारे हैं। फीमेल में है इंडोमेट्रियोसिस। अब ये कहेंगे इंडोमेट्रियम, आपने सुना होगा, हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अभी लार्ज वाला लॉन्ग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम प्रॉपर पढ़ लेंगे। ऐसे अगर हम लोग पेन भैया 2 मिनट बस हो गया है, कहाँ साथ छोड़ रहे हैं। अगर इस तरीके से समय कंज्यूम होगा इसलिए ज़्यादा नहीं बन। ये जो गर्भ होता है ना, इसमें 3 लेयर होती है, एक एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियोसिस यानी कि गर्भ के अंदर जब ये जो लेयर है इसमें सूजन हो जाए तो इसी को इंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। फीमेल में ये हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। सर्वाइकल जो गर्भ है ना, ये गर्भ और ये वेजाइना, योनि जिसे बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है, आखिर ये दोनों हैं तो दोनों के बीच में कुछ पोर्शन होगा तो उसे सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स के पास कैंसर हो जाता है तो उसे सर्विकल कैंसर बोलते हैं। यूट्राइन कैंसर यानी यूट्रस में जब कैंसर हो जाए। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल यानी इंटीमेशन या से सेक्स वगैरह करने से जब बीमारियां फैलती है तो उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोल सकते हैं। फीमेल में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारी या फिर डिसऑर्डर का मतलब यही है कि उस अंगों में कुछ दिक्कतें हो जाए, उसका काम ठीक से ना हो। ओके। वेजिनाइटिस, वेजाइना में सूजन हो जाए। इनफर्टिलिटी यानी कि सीधे सीधे बाजपन वगैरह आ जाए, इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं आप उसको। ब्रेस्ट कैंसर, स्तन में कैंसर हो जाए महिलाओं के तो उसे ब्रेस्ट कैंसर बोल देते हैं। ओके ब्रदर, आगे देखिए आंसर नंबर 4 है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है यही पूछा था क्वेश्चन में, तो यही लिखा भी है हम लोगों ने। द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब कहाँ पे आता है? ऐसे जो ये यूट्रस है ना, तो ये आगे जब बढ़ता है ऐसे तो इसी को फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ पे आके ओवेरी बना होता है। ओवेरी थोड़ा सा क्लियर मैंने नहीं बनाया बट कोई ना, आप समझ जाएंगे, टाइम बहुत हो रहा है ना। फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से मीन है कि स्पर्म और ओवम, यहाँ से जो ओवरीज निकलता है, इन दोनों का मिलना, उसी को फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। दैट लिंक एन ओवेरी टू यूटरस। ओवेरी और यूटरस से जुड़ा होता है फेलोपियन ट्यूब। ओके। फिर आता अगला क्वेश्चन था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बताइए। तो देख लेते हैं क्या है, 2 नंबर में आपके पूछ सकता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इनकोडिंग इन mRNA इन यूज द असेंबल द प्रोटीन एट राइबोसोम। ट्रांसलेशन में सीधे समझिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैसेंजर आरएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप आरएनए, मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है भैया, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ही हम ट्रांसलेशन बोल देते हैं। इट्स अकर इन द राइबोसोम। ये आप इतना सा लिख देंगे हो जाएगा। राइबोसोम में ये होता है, सेल के राइबोसोम में। और ट्रांसक्रिप्शन क्या है? सीधे सीधे इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? आरएनए बनता है। इसमें प्रोटीन बन रहा है मैसेंजर आरएनए से और इसमें आरएनए बनता है। इट्स अकर ऑन न्यूक्लियस। और किससे बनता है? डीएनए टू आरएनए। डीएनए से
आरएनए बनने की प्रक्रिया को ही ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। जो ट्रांसलेशन है राइबोसोम में हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन जो है किस में हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। ओके, लास्ट पेज, दिल्ली दूर नहीं है, ख़त्म। चलिए हाँ देख लीजिए छठा क्वेश्चन, छठा और सातवां 2 क्वेश्चन है। नेम ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन के नाम बता देने। तो टेस्टोस्टेरॉन मेल में पाया जाता है, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगला 7वां क्वेश्चन था, डिफाइन करना था टर्म्स को, क्रोमोसोम, जीन और डीएनए को। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। आप जब सेल्स आपने पढ़ा होगा तो ऐसे सेल्स था और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस था, तो इसमें जो ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनाते थे इसी क्रोमोसोम बोलते हैं भैया। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड मतलब धागा, विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ढोने का या ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि सेल्स ही तो, स्पर्म भी सेल है, ओवम भी सेल है, दोनों मिलते हैं, उस ऐसे जाता है, ऐसे क्रोमोसोम वगैरह ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती हैं, है ना। ओके, तो क्रोमोसोम समझ आया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं। जीन क्या है? जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। जीन जो है ये बेसिक यूनिट है, यानी कि न्यूक्लियस में जो भी सब चीज़ें पाई जाती हैं उसमें सबसे बेसिक जो है काम करने का सीधे सीधे मतलब है जीन काम करता है। तो ये पेरेंट से चाइल्ड में जाते हैं। ओके, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक, उनसे बच्चों में जाते हैं। ओके, जो बेबीज ग्रोथ करते हैं। उसके बाद फिर लिख सकते हैं और करके दूसरा डिफिनेशन अगर लिखना है, ए जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। ये जो डीएनए का फंक्शनल यही पोर्शन होता है जीन, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ए करेक्टर, और यही जिम्मेदार होता है एक करेक्टर को एक्सप्रेस करने का। जैसे पापा सावले हैं तो बेटा सावला होगा, बेटी सावली होगी, तो ये करेक्टर ही तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हुआ। लगभग उनकी इतनी लंबाई होगी, कहीं ना कहीं नाक, मुंह, पाँव, ऐसे बोलते हैं ना कि नाक उसी पापा जी से है, आँख मम्मी जी से है तो वो जीन की वजह से होता है। ठीक है भैया। हाँ, अब डीएनए को डिफाइन कर लेते हैं, लास्ट डिफिनीशन। जय श्री राम। चलिए ख़त्म करते हैं। डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल विच कैरी ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि ढोता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि किसको ढोता है? जीन को ही तो ढोता है, अभी तो बताएं हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि डीएनए का ही सेगमेंट है। ओके, तो डीएनए जो है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। और भी बड़ा लिखना है तो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीज़न प्रॉपरली। उसके बाद है जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल्स या जेनेटिक मैसेजेस पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, है ना, या फिर चाइल्ड्स। ये सब चीज़ें आप प्रॉपर लिख सकते हैं बड़े करके। ओके भैया, तो आपने ये शॉर्ट्स क्वेश्चन ख़त्म किए और समय तो ज़्यादा लग गया क्योंकि समझाना पड़ता है ना भाई लोग, थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग। तो देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर प्लीज़ पूरा, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपका पेपर अच्छा जाएगा। शॉर्ट्स क्वेश्चन खत्म, लॉन्ग क्वेश्चन एक वीडियो और बता देंगे, यानी पार्ट 3 HAP का आ जाएगा फटाफट एक दिन में लगभग। हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा कल तक और चीज़ें आप देख लेंगे। तो दैट्स इट, क्लियर ये सब चीज़ें। ओके भैया, तो राम राम, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार। ओके, बाय बाय। और PC फार्मा को थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।